मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल फार्मेसी। ऑब्वियस, अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या होगा। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि राइट यूज ऑफ ड्रग्स होना चाहिए, एडिक्वेट यूज होना चाहिए, रेशनल यूज होना चाहिए। रेशनल यूज आप जानते होंगे कि राइट डोज में होना चाहिए, राइट वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट पर्सन को होना चाहिए। तो ये दैट इज रेशनल यूज है। तो इसको प्रमोट करने के लिए होना चाहिए, सारे पब्लिक को इनकरेज करना चाहिए, जो भी हेल्थ सर्विसेज मिल रहे हैं जिसमें नेशनल ऑनगोइंग प्रोग्राम्स है, इंडिविजुअल और सोशल प्रोग्राम्स जितने भी हैं सभी पब्लिकली सभी को ये पता होना चाहिए, इसलिए सोशल फार्मेसी इंपॉर्टेंट है। ये इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है तो सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। नाउ दूसरा और क्या है कि अवेयरनेस क्रिएट करना। नेक्स्ट कि हेल्दी हैबिट्स के बारे में जानना चाहिए। आप फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी चीजें खा रहे हैं तो उसमें से क्या आपके लिए बेनिफिशियल्स है, क्या बेटर है, किसमें ज्यादा कैलोरीज है, किसमें कम कैलोरीज है, किसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, ये टोटल चीज आपको होना चाहिए। फूड मटेरियल के बारे में जानकारी होना चाहिए, फर्स्ट एड्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। ओवरऑल सोशल फार्मेसी क्या था, एक ऐसा डिसिप्लिन था, एक ऐसा फील्ड था जिसमें हर एक चीज के बारे में आपको पढ़ना था। टोटल कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, डिफरेंट ऑनगोइंग प्रोग्राम्स, फैमिली प्लानिंग, मदर हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एवरीथिंग आपको पढ़ना था। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको अगर पता है कि रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स कैसे करना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में पता है, या डिफरेंट ऑनगोइंग प्रोग्राम्स के बारे में पता है, तो अब आपके ये एक चैलेंजिंग रोज है फार्मेसी और फार्मासिस्ट के लिए कि ये टोटल पॉपुलेशंस में फैला है। तो अब लोगों के पास जानकारी बढ़ रही है, तो यही सोशल फार्मेसी का एक महत्व है। फार्मेसी होना एक बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो सोशली नहीं होगा, फार्मेसी पूरे पॉपुलेशंस में नहीं जाएगा, सारे नॉलेज अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगा, तब तक फार्मेसी का कोई अर्थ नहीं है। तो यही इंपॉर्टेंट है सोशल फार्मेसी का, फार्मेसी को सोशलाइज्ड किया जाए, दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल फार्मेसी। नाउ इंडिकेटर्स, व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, दूसरा क्वेश्चन है। तो इंडिकेटर्स क्या है कि हमेशा कुछ इंगित करता है, जैसे लाइट इंडिकेटर्स है, आपके घर में जो इंडिकेटर्स है लाइट का, वो क्या करता है, हमेशा दिखाता है कि लाइट है या नहीं है। हालांकि उसके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो एक इंडिकेटर्स देख के आप पता कर सकते हैं कि हाँ लाइट है या नहीं है। तो यहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर्स भी लाइट इंडिकेटर्स ही है, जैसे वो इंडिकेट कर रहा है लाइट है या नहीं है, वैसे ही हेल्थ इंडिकेटर्स एक इंफॉर्मेशन देता है आपको, जिससे पता चले कि कम्युनिटी का हेल्थ, उस खास जगह का हेल्थ अच्छा है या बुरा है। तो अब कुछ एक इंडिकेटर्स है, कुछ कॉमनली अडोप्टेड इंडिकेटर्स है, जैसे फर्स्ट मॉर्टेलिटी रेट। मॉर्टेलिटी रेट में बहुत तरह के मॉर्टेलिटी रेट हो सकते हैं। तो मॉर्टेलिटी रेट मीनिंग क्या होता है कि मृत्यु दर को मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो क्रूड हो सकता है, वो सारे पॉपुलेशंस के बारे में हो सकता है, किसी एक खास स्पेसिफिक हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ हो सकता है। दूसरा क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, मॉर्बिडिटी। जितना ज्यादा लोग मॉर्बिड होगा, जितना ज्यादा लोग डिजीज कंडीशंस में होंगे, दैट इज मॉर्बिड, तो वो उतना खराब हेल्थ है। ऑब्वियस वहाँ का कोई भी वजह से हेल्थ खराब हुआ का बहुत ज्यादा है। जैसे कि दो एरिया को अगर आप कंपेरिजन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वन एरिया एंड सेकेंड एरिया, तो एक जगह के लोग ज्यादा डिजेबल हैं, ज्यादा वहाँ बीमार है, दूसरा जगह का लोग ज्यादा हेल्दी है, तो कंपेरिजन क्या हुआ कि इधर का हेल्थ इंडिकेटर्स ज्यादा बेटर है, ऑब्वियस। वैसे ही डिसेबिलिटी रेट क्या है कि सप्लीमेंट्री है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स का। दैट मीन्स कि लोग जो बीमार थे ऑब्वियस कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट में जाएंगे, दैट इज डिसेबल, वो कोई काम नहीं कर सकता, उसको ही हम लोग डिसेबिलिटी रेट कहते हैं। उसके बाद है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स, कि ये एक पॉजिटिव टाइप का हेल्थ इंडिकेटर्स है। इसमें क्या करते हैं, आर्थ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं, जैसे बीएमआई मेजर किया हम, हाइट वेट का। अगर बीएमआई सभी का एक्यूरेट है एक जगह का, इसका मतलब है कि वो एक खास पर्टिकुलर एरिया का हेल्थ ज्यादा बेनिफिशियल है। नाउ हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे ये क्या है कि हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स में क्या है कि
हेल्थ केयर जो प्रोवाइडेड है, डॉक्टर जैसे कि डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, और ये हेल्थ केयर कौन प्रोवाइड करे? कोई एनजीओ करा रहा होगा, कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन करा रहा होगा, सरकार करा रही होगी। तो ये जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा हेल्थ ऑब्वियस एक जगह का बेहतर होगा। जितना ज्यादा डॉक्टर्स मिलेगा, पॉपुलेशन और डॉक्टर्स का रेशियो में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, तो ऑब्वियस वहाँ का हेल्थ अच्छा होगा। जितना ज्यादा आदमी है उतना ज्यादा नर्सेज है, तो ऑब्वियस वहाँ का हेल्थ अच्छा होगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि जितना ज्यादा हेल्थ केयर डिलीवरी अच्छा हो, दैट मीन्स कि वहाँ का हेल्थ उतना ज्यादा बेटर होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है, उसके बाद एक और चीज है यूटिलाइजेशन। मान लीजिए कि आपका बहुत ज्यादा चीज आपको दिया गया, बट आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो हेल्थ ऑब्वियस खराब होगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट आपको क्या देखना है कि नंबर कितने मार्क्स का आ रहा है। 5 मार्क्स का आ रहा है तो 5 पॉइंट इज एप्रोप्रिएट। अगर उससे ज्यादा का है, 10 मार्क्स में है, तो और थोड़ा पॉइंट्स बढ़ा दीजिए। तो ये डिपेंड करता है हमेशा क्वेश्चन का पे। हमेशा मार्क्स देखिए कितना बेसिस को आपको पूछ रहा है, उस हिसाब से फिर आप उसका लिखना शुरू कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या है कि ये एक हेल्थ मिशन ऑनगोइंग प्रोग्राम था सरकार का, जो मेनली रूरल हेल्थ के लिए चलाया गया था, जो बाद में अर्बन हेल्थ के लिए भी चलाया गया था। तो इनिशियली जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो मेनली कब चलाया गया था? 2005 में। इसका मेनली काम क्या था? रूरल आ गया तो ऑब्वियस गांव के हेल्थ को बेहतरीन करना, वुमेन्स को, बच्चा को, जो भी वल्नरेबल कैटेगरी है, जो भी खत्म होने वाला है, डिस्टिंक्ट होने वाला कैटेगरी है, उसको क्वालिटी हेल्थ केयर देना, ये मेन मोटो था। और बहुत हद तक इसने बढ़िया काम भी किया। तो जब इन्होंने देखा कि ये बहुत बेहतरीन काम कर रहा है गांव में, तो उन्होंने शहर के लिए भी लाया। तो वो शहर के लिए कब आया? 2013 में। तो अब जब शहर के लिए भी आ गया, गांव के लिए भी आ गया, दोनों के लिए आ गया, तो उनका नाम पड़ गया एनएचएम, रूरल और अर्बन को हटा के एक नाम दिया गया नेशनल हेल्थ मिशन, जो 2013 में अब उसका नाम पड़ गया क्योंकि तब तक अर्बन आ गया था। तो इनिशियली ये 2005 में ही आया था रूरल के नाम से, फिर अर्बन आया 2013 में, और फिर दोनों को एक साथ जोड़ के नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया गया। इसका मेन मकसद आप इससे याद कर सकते हैं RMN-CH+A, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, नियोनेटल हेल्थ, चाइल्ड और एडोलेसेंस हेल्थ, सभी को मिला के बनाया गया था। उसके साथ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी जोड़ दिया गया था। इसके साथ में क्या था कि ये जितने भी लोग हैं इन सभी का हेल्थ बेहतरीन हो सके। दूसरा, ये सारे हॉस्पिटल्स पे किया गया कि सभी जगह PSC होना चाहिए, CHC होना चाहिए, या हेल्थ मैनेजमेंट होना चाहिए। ट्राइबल जो पॉपुलेशंस है उस पर फोकस किया गया, या फिर जो लोग बहुत पुअर हैं, या अर्बन में जो पुअर है उस पर ये मेनली फोकस किया गया। और एक और NHM का एक आउटकम क्या आया जो बेहतर था, वो क्या था कि हमारा जो पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, बहुत ज्यादा फालतू के खर्चे हो रहे हैं दवाइयों पे, उस पर रोक लगाया जाए। ओके, इसका कुछ आउटकम्स आ गया था कि जो मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट था वो काफी कम हो गया। 1000 में सिर्फ 1 की मौत होने लग गई। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया। 1000 बच्चों में सिर्फ 25 का ही मौत हो रहा था, पहले बहुत ज्यादा था, लगभग 200-300 था, अब 25 घट के आ गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बात करें तो पहले जो 4.1 था, अब वो 2.1 पे सिमट के हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट। एनेमिक जो वुमेन होती थी वो उनका एनीमिया को डिक्रीज किया गया। मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, कोई भी तरह के इमरजेंसी डिजीज को प्रिवेंट किया गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट आर द वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ हमने पढ़ा था कि WHO का एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पे है कि अब क्या क्या इसका डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशन है। तो 4 तरह का डायमेंशन है। बेसिकली एक को कभी कभी अवॉइड भी करते हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशन को, बट इंक्लूडेड है। ओके, तो 4 टाइप है: फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो फिजिकल में क्या है कि जो आप देख रहे हैं, फिजिक जो देख रहे हैं, वट जितने भी हेल्दी हैं, फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो भी चीजें हम देख रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। इसमें आदमी फिजिकली फिट दिखना चाहिए, एक ऑर्गन दूसरे के साथ काफी ऑर्डिनली अच्छे से एक दूसरे के साथ
काम कर रहा हो, सभी हार्मनी में काम कर रहा हो, दैट इज फिजिकल डायमेंशन। ओके, देखने से कुछ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए उसके साथ, ये तो ठीक है, फिजिकली कोऑर्डिनली सभी ऑर्गन एक दूसरे के साथ सही से काम करो, दैट इज फिजिकली फिट। बट इसके साथ क्या है कि कुछ सैनिटेशन का भी प्रोसेस यहाँ पे जुड़ा गया है कि आप अच्छे से रहे, डेली बात करे, बात ले, डेली नहाए, डेली कॉम करे, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे पहने, ये भी फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ में इंक्लूडेड है। ओके, मेंटल हेल्थ में क्या है कि कितना क्लियरली आप सोच सकते हैं, आपको डायलेमा में नहीं पड़ते, दैट इज द मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल खुद में और सराउंडिंग में कितना बेहतरीन सामंजस्य बैठा सकता है, कितना बेहतरीन वो सोच सकता है, क्लियरली सोच सकता है, दैट इज मेंटल हेल्थ। सोशल क्या है कि कितना बेहतरीन वो अपने समाज के साथ रिलेशनशिप बना सकता है, कितना हार्मनी के साथ रह सकता है, कितना एकता के साथ लोग रह सकता है अपने मेंबर सोसाइटी में, दैट इज द सोशल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन थोड़ा अलग है, यहाँ पे क्या है कि रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस में से कनेक्टेड है। जैसे कि मान लीजिए एक तरह का साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी का रिलेशन है कह सकते हैं आप, मतलब एक सोच के साथ, एक धारणा के साथ हमारा रिलेशन है। अभी हमको दिखता नहीं है, कैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि मान लीजिए बहुत लोग क्या है कि धार्मिक प्रवृत्ति के है, उठना है, डेली पूजा करना है, वट एवर, दैट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल डायमेंशन हेल्थ। हो सकता है दूसरा जो एक वर्ग है वो इसको नहीं मानता हो, तो दैट इज स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। उसके बाद है फैमिली प्लानिंग का डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। तो ये मेथड्स मे बी टेम्पररी हो सकते हैं या परमानेंट हो सकते हैं। टेम्पररी आप कभी भी जब भी मन करे इसको हटा के आप कंसीव कर सकते हैं, बट परमानेंट हमेशा के लिए ये हो जाता है, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो टेम्पररी में बहुत सारे मेथड्स है, फॉर एग्जांपल फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स का मेन काम क्या है कि यूनियन ऑफ स्पर्म और ओवा को रोकना, और इनके लिए है कॉन्डोम, डायफ्रागमस, वेजिनल स्पंज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये क्या है कि मेनली आपके यूट्रस के इनसाइड इंसर्ट किए जाते हैं, जिसका मेन काम क्या है, जनरली स्पर्मिसाइडल इन नेचर होता है और मेनली कॉन्सेप्शंस को प्रिवेंट करना है। जैसे कॉपर्टी हो गया, लिपिस लूप हो गया, दोनों का शेप एंड स्ट्रक्चर दिया है कि लिपिस लूप जो होता है डबल एस शेप का होता है और इसमें एक बेरियम लगा होता है जिसको हम इजिली एक्सरे के जरिए डिटेक्ट करते हैं। ओके, और इनसे एक रिबन लगा होता है, थ्रेड लगा होता है, जिससे जब भी इसको बाहर निकालने का मन हो तो रिबन खींच देने से वो बाहर निकल आता है। सेम टाइप लिपिस लूप के जैसा ही कॉपर्टी होता है, बस स्ट्रक्चर अलग होता है, यहाँ पे कॉपर लगे होते हैं, दैट इज स्पर्मिसाइडल इन नेचर। और दूसरा क्या है कि टी शेप का होता है, इसलिए ये कॉपर्टी है। उसके बाद डिफरेंट टाइप अगर केमिकल्स का यूज हो रहा है फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो उसको केमिकल मेथड्स कहते हैं। इसमें फोम टैबलेट्स है, क्रीम है, जेलीज है। हार्मोनल मेथड्स में क्या है कि हमारे जो हार्मोन है उसको हम बिगाड़ देते हैं, जो नेचुरल हार्मोन है उसको बिगाड़ देते हैं और इंसर्ट करते हैं दूसरा हार्मोन। ओके, तो जिसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशंस में देरी हो जाता है या ओव्यूलेशंस को बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ये मेन फंडा होता है हार्मोनल मेथड्स के। तो इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, कंबाइंड पिल है और पॉप है। हालांकि ये टोटल चैप्टर मैंने डेमोग्राफी में पढ़ाया हुआ है, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग में। आप वहाँ पे जाके वो वीडियो सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, पोस्ट क्वाइटल जो आफ्टर 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जो लिया जाता है, तो इसके फेल्योर रेट्स बहुत कम होते हैं, बट इट्स वेरी टॉक्सिक फॉर योर हेल्थ। एक होता है वंस इन मंथ पिल, और इसमें क्या है कि हार्मोन्स से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, सो इट इज हार्मोनल, और ये आपके हार्मोन्स में भी बहुत बदलाव करते हैं, इसलिए ये हार्मोनल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। देयर आर सम नेचुरल मेथड्स, तो ये है एब्स्टिनेंस, क्वाइटल इंटरप्ट्स और सेफ ब्रेक। ओके, परमानेंट में है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है कि वेस्ट डिफरेंस में एक छोटा सा कट किया जाता है। ओके, और उसमें से क्या होता है कि कट करके उसको टाई अप कर दिया जाता है, जिससे कि जो भी स्पर्म है वो बाहर फ्लो नहीं हो। दूसरा ट्यूबेक्टोमी है जो परमानेंट टाइप का है, जो मेनली इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जाता है जिससे ओवर रिलीज नहीं हो।
ओके अब है नेक्स्ट कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ बॉटल फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि बच्चों को एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, एलर्जी से दूर रखता है, डिजीज बहुत ज्यादा उसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो आपको विभिन्न तरह के बीमारियां से बचने में हेल्प करता है, लाइक डायबिटीज, कैंसर, इन्फेक्शन एंड मेनी मोर थिंग्स। दूसरा क्या है, ये काफी हेल्दी रहता है आपके बच्चों के लिए, और ऐसा माना जाता है कि इसमें काफी ज्यादा आईक्यू पाया जाता है। तो इससे क्या है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं उनके आईक्यू कंपेरिजन टू बॉटल फीडिंग बच्चों के ज्यादा होता है। ओके तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है कि जनरली जो काउ मिल्क है और मदर मिल्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एवरीथिंग है, अगर इसमें पोटेशियम जितना है उतना ही, मतलब टोटल इंग्रेडिएंट्स सेम पाया जाता है, बट क्या है कि अमाउंट का वेरी है, क्योंकि काउ का जो मिल्क है वो काउ बच्चे के हिसाब से बनाया गया, मदर का जो मिल्क है वो आदमी के बच्चे के हिसाब से बनाया गया है। सो मदर मिल्क इज बेटर। वहां पे क्या है, काउ मिल्क में सेम चीज है, टोटल चीज है, बट उसका प्रोपोर्शन अलग है। तो ये हो सकता है कि आपको डिफरेंट करे, जो हम जितना हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है। तो दोनों डेफिशिएंसी और एक्सेस दोनों में डिजीज हो सकता है, तो मे लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अपसेट स्टमक एंड इटीसी। अब यही सारी चीजें जो भी सब्स्टिट्यूट है या बॉटल फीडिंग है, ये इसके जस्ट डिफरेंस आप लिख देंगे तो वो उसका आंसर हो जाएगा कि जैसे फार्मूला मिल्क है वो न्यूट्रिशियस नहीं है ब्रेस्ट मिल्क जैसा, इम्यूनिटी कम पाया जाता है, या बहुत सारे बीमारियों का घर है, जैसे डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लगभग लगभग ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कोई भी थोड़ा भी कंटामिनेशन होता हो तो दैट इज पॉल्यूशन। अगर वाटर में हो रहा है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी को घट रहा है या कुछ भी इस टाइप से कर रहा है, तो दैट इज वाटर पॉल्यूशन। क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो पहला सीवेज, वेस्ट वाटर जो भी आपके घर से निकल रहा हो, दूसरा इंडस्ट्री से जो भी चीजें निकल रहा हो, गर्म पानी निकल रहा हो, तो हैवी मेटल्स निकल रहा हो, वाटर बॉडीज में जाके मिल रहा हो, तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। यूट्रिफिकेशन, हैवी मेटल्स जो भी निकल रहे हैं उससे क्या हो रहा है, सीविट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सीविट्स बढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है कि एक लेयर बना दे रहा है सी पे, उससे क्या हो रहा है कि उससे नीचे जो एक्वाटिक एनिमल है उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो दैट इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन। तो अब क्या है कि एक्वेटिक लाइफ साइकिल बिगड़ने लग जाएगा, नीचे गंदगी जमा होने लग जाएंगे, तो ये एक तरह का वाटर पॉल्यूशन है। डिफॉरेस्टेशन, जैसे आप जंगलों को रिमूव कर रहे हैं तो सॉइल इरोजन को रेज कर रहा है, सॉइल कहाँ जा रहा है, फिर उड़ के पानी में वाटर पॉल्यूशन का क्रिएट कर रहा है। तो उसी तरह एग्रीकल्चरल रन ऑफ, पैथोजन, केमिकल पॉल्यूटेंट्स, ये सारे वाटर पॉल्यूशन के काउज हैं। अब इनको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो जितने भी ऊपर में चीजें हो रही हैं जिनके कारण प्रॉब्लम, उसको आप कट ऑफ कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, तो वाटर पॉल्यूशन को आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि वाटर बोर्न डिजीज क्या है। तो जो भी इन टॉक्सिक वाटर के कारण बीमारियां हो जा रहा हो, दैट इज वाटर पॉल्यूशन। तो पहला डायरिया है, सबसे पहले जो स्टमक अपसेट होता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, पेल स्किन होने लग जाता है, तो दैट इज द काउज ऑफ डायरिया। उसके बाद कॉलरा है, टाइफाइड, एमीबियासिस, हेपेटाइटिस ए, ये सारी बीमारी होता है और ये सारी कम्युनिकेबल भी है मोस्ट ऑफ द केसेस, सभी के काउजेटिव रीजन थोड़ा अलग है, बाकी ये सारे वाटर बोर्न डिसऑर्डर्स हैं। ओके तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन जितना बच गया रेस्ट क्वेश्चंस वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके